जी सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ईआरपी का प्रोजेक्ट आप लोग मुझे सबमिट करवा दें। आज क्या डेट है? आज 15 है। आप लोग मुझे सबमिट करवा दें 22 को नेक्स्ट क्लास है। 24 अप्रैल तक सबमिट करवाते हैं। 24 इज द लास्ट डेट। ठीक है, पहले मैं 22 कह रही थी, लेकिन अब मैंने उसको एक्सटेंड करके ऑलरेडी एक्सटेंड करके 24 अप्रैल कर दिया। सो 24 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ईआरपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप देंगे, और प्रेजेंटेशन एज वेल। ठीक है, तो मैं ऐसा एक काम ये करती हूँ कि मैं ईआरपी का जो है वो फोल्डर बना देती हूँ एलएमएस पे, सो दैट जिसकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है वो 2 फाइल्स अपलोड कर दे, रिपोर्ट और पीपीटी। पावर पॉइंट भी बन गई, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बनेगी और रिपोर्ट वर्ड पे बनेगी। अच्छा, और प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी डेट भी मैं बता देती हूँ, वो भी वही डेट रखना है, 24। ठीक है, 24 इज नेक्स्ट सैटरडे। एक परसों सैटरडे आ रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे है तब तक। वो मैं आपको बता दूंगी कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। ऑनलाइन ही होगी। आप अपनी स्क्रीन पे, जिस तरह मैंने अपनी स्क्रीन पे ये पावर पॉइंट ओपन किया, आप अपनी स्क्रीन पे पावर पॉइंट ओपन करेंगे। मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन इनेबल कर दूंगी। जिस ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी वो अपनी ग्रुप की प्रेजेंटेशन देगा, और फिर जो है हम उसको जो है वो वन बाय वन, इसी तरीके से वन बाय वन सारे ग्रुप के तमाम मेंबर्स अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। टाइम आपको डिवाइड करने, कौन कौन सी प्रेजेंटेशन, कौन सी स्लाइड कौन प्रेजेंट करेगा, सब मेंबर्स देंगे। एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स देंगे अपने ग्रुप की प्रेजेंटेशन। बस आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें, प्रेजेंटेशन बना लें, तो फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करने हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, हमने क्या किया, एक रिलेशनल डेटाबेस बना दी। उस डेटाबेस में हमने टेबल्स बनाए। एक टेबल हमने कस्टमर का बनाया, एक टेबल हमने अकाउंट का बनाया। फिर हमने एक और थर्ड टेबल बनाया जो कि रिलेशनशिप टेबल है, जिसमें हम इन दोनों टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं। किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं? रिलेट इस तरीके से कर रहे हैं कि हम इन दोनों टेबल्स में से एक एक कॉलम ले रहे हैं। कस्टमर से कस्टमर आईडी उठा रहे हैं,
और अकाउंट के टेबल से हम अकाउंट नंबर उठा रहे हैं। जो थर्ड टेबल हमने बनाया है डिपॉजिटर टेबल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप के टेबल में, अगर हम एंटिटी रिलेशनशिप देखें उसको हमने रिलेशनल मॉडल पे इस तरीके से मैप किया। डिपॉजिटर को भी हमने एक टेबल बना दिया, एक कस्टमर का अलग टेबल बनाया, अकाउंट का एक अलग टेबल बनाया, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमने एक और टेबल बना दिया विच इज डिपॉजिटर टेबल, जिसमें उन दोनों टेबल्स की एक एक कॉमन चीज हमने ले ली। कस्टमर से हमने कस्टमर आईडी उठा ली और अकाउंट से हमने अकाउंट नंबर उठा लिया। सो दैट हम लिंक कर रहे हैं कि ये जो कस्टमर आईडी 192837465 जो ये वाला कस्टमर है उसका कौन सा अकाउंट है, उसका अकाउंट है A101। A101 यानी कि ये इसका अकाउंट है। इसी तरह वी हैव अनदर कस्टमर, यही कस्टमर 192837465। ठीक है, फिर सेम कस्टमर आईडी 192837465, यानी कि यही कस्टमर, इसका एक और अकाउंट भी है और वो कौन सा अकाउंट है A201 ये वाला, यानी कि इस कस्टमर के दो अकाउंट हैं, एक ये वाला और एक 201। इसी तरह फिर हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल्स को, दो अलग अलग टेबल्स को एक थर्ड टेबल में रिलेट कर रहे हैं। वो रिलेट किस तरीके से कर रहे हैं, इस वाले टेबल की हमने कस्टमर आईडी उठाई, अकाउंट वाले टेबल की अकाउंट नंबर उठाया। इट मीन्स कि ये एक रिलेशनशिप है कि इस कस्टमर, ये वाला जो आईडी है, ये वाला कस्टमर का जो ये रिकॉर्ड है, इसका ये वाला अकाउंट है A101। तो इस तरह हमने दो टेबल्स को एक थर्ड टेबल में रिलेशनशिप बना दिया। सो थर्ड टेबल इज द रिलेशनशिप टेबल, जो इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? गुड। ठीक है, देन वी हैव, हमने देखा था कि डीडीएल क्या होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है डाटा को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि हम डाटा को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो एंटिटीज जो वहां थी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो एंटिटीज थी वो यहाँ पे रिलेशनल मॉडल में रिलेशन है हमारे पास, लाइक टेबल्स हैं। वहां पे हमारे पास दो एंटिटीज थी, कस्टमर और अकाउंट। वो दो एंटिटीज कस्टमर और अकाउंट, यहाँ पे अब हमारे पास एंटिटीज नहीं है, अब हम इनको रिलेशन कह रहे हैं। पहले एंटिटी रिलेशन मॉडल यूज होता था, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया है, अब वो रिलेशनल मॉडल में चेंज हो गया। रिलेशनल मॉडल में हर एंटिटी एक टेबल के इक्विवेलेंट होती है, तो वहां पे जो कस्टमर की एंटिटी थी वो यहाँ पे एक टेबल रिप्रेजेंट हो गई। इसी तरह अकाउंट की एक एंटिटी थी, वो यहाँ पे अकाउंट का एक टेबल बन गया। और जो इनके बीच में रिलेशनशिप था डिपॉजिटर का, उसका हमने एक थर्ड रिलेशन बना दिया, एक थर्ड टेबल बना दिया जो इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL इसलिए यूज होती है डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करने के लिए, कि हम जो टेबल्स बना रहे हैं उस टेबल में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। DDL compiler generate a set of tables stored in a data dictionary। डाटा डिक्शनरी क्या है, मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, जिसमें डेटाबेस स्कीमा है, डाटा स्टोरेज एंड डेफिनेशन लैंग्वेज है कि डाटा में कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम की क्या वैल्यू होगी, किस टाइप की वैल्यू होगी, ये सब डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, सो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वेयर यू आर डिफाइनिंग योर डाटा, जहां पे आप टेबल्स बना रहे हैं। ठीक है, डाटा डिफाइन करने से पहले सबसे पहले आप बनाएंगे डेटाबेस। में आपके साथ एक एसक्यूएल क्यूरी चला के देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप ये इस पे फोकस नहीं करें कि मैं क्या यूज कर रही हूँ या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल एक डेटाबेस बना रही हूँ, लेट सपोज क्रिएट डेटाबेस ERP। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको डेटाबेस क्यूरी लिखकर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुल, मेरे पास एक डेटाबेस बन गया। अब मैं यहाँ डेटाबेस को जाके रिफ्रेश करूंगी तो ये ERP का मेरे पास एक डेटाबेस बन गई। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, ये मैं एसक्यूएल सर्वर पे जो मैं आपको कह रही हूँ डाटा डेफिनेशन क्या होती है, ये मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके बता रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी डाटा एसक्यूएल सर्वर पे जाके सिंपल मैंने एक क्यूरी राइट डाउन की, जिसमें मैंने एक नया डेटाबेस बनाया। डेटाबेस कैसे बनाया, क्रिएट का कीवर्ड, डेटाबेस का कीवर्ड, और आगे जो मैंने डेटाबेस का नाम रखना है, आप चाहें तो अपना नाम रख लें, कोई भी नाम, अगर कोई प्रोजेक्ट है, PF का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं।
जैसे ही मैंने इसको चला के सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो इसने यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास ये डेटा बेसिस हैं, ठीक है, मेरे पास तमाम डेटा बेसिस हैं, इसको जब मैंने एक्सपेंड किया तो इसने मुझे यहाँ पे ERP के नाम का एक डेटाबेस बना के दिखा दिया। ठीक है, अब इस डेटाबेस में एज सच अभी इसके अपने टेबल्स हैं, लेकिन मैंने अभी कोई टेबल नहीं बनाया। ठीक है, सिस्टम टेबल्स हैं, मैंने अभी कोई टेबल नहीं बनाया। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने जा रही हूँ। कौन सा? पहले मैं लिखूंगी यूज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जो है वो डेटाबेसेस है। मुझे जिस डेटाबेस पे काम करना है, मुझे इस ERP वाले डेटाबेस पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये देखें, ये हमें ERP शो कर रहा है, यूज ERP। ठीक है, क्योंकि डेटाबेसेस बहुत सारे, अब मैं जो टेबल बनाऊंगी तो उसमें ये किसको कंफ्यूजन होगी कि कौन सा टेबल मुझे यूज करना है, ये टेबल कौन सी डेटाबेस में बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि यूज ERP, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्रिएट टेबल, एक टेबल बनाओ स्टूडेंट का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगी और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरे पास टेबल का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ये उसका मेरे पास फोल्डर हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी हो गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम कैसे देंगे, हम देंगे स्टूडेंट आईडी। पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी हो एंड इट शुड बी इंटीजर, तो मैंने इसको इंट दे दिया, कॉमा। फिर जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो नेक्स्ट कॉलम देंगे। लेट सपोज मैंने नेक्स्ट कॉलम दे दिया स्टूडेंट नेम, और इसको मैं कह रही हूँ इट शुड बी varchar। वेरिएबल कैरेक्टर यूज होता है ये स्टूडेंट नेम varchar, और यहाँ पे हमने लिमिट दे दी कि इसमें 200 हम वैल्यूज दे सकते हैं, मतलब varchar मींस वेरिएबल कैरेक्टर, और इसकी लिमिट कितनी हो गई 200। हम इसमें कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और उस कैरेक्टर की लिमिट कितनी हो सकती है हमारे पास 200। आप चाहें तो 250, 300 वट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे पास स्टूडेंट नेम दे दिया हमने, फिर हमने नेक्स्ट कर दिया डिग्री प्रोग्राम, इसको भी हमने कह दिया कि ये भी हमारे पास varchar 200। ठीक है, फिर हमने कहा नेक्स्ट क्या था हमारे पास CGPA, और इसको हमने कह दिया कि CGPA इंटीजर है, नंबर है। इसके बाद ये सारे कॉलम्स हमने इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ क्लोज हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दूंगी। देखिए ये यहाँ पे मेरे पास आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मेरे पास कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। हाँ, varchar का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में एक कैरेक्टर आता है, तो आप एक कैरेक्टर तो देंगे नहीं स्टूडेंट नेम, तो आपने इसलिए बता दिया कि 200 तक इसकी रेंज हो सकती है। आप चाहें तो 150 कर दें, आप चाहें तो 20 कर दें, जितना आप नेम की लिमिट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि varchar का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। तो नेम हमारे पास इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो डेफिनेटली है कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, देखिए मैंने जैसे ही स्टूडेंट का टेबल बनाया, अब मैं ये टेबल्स को आके रिफ्रेश करूंगी। ठीक है, मैं इस टेबल को क्या करूंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी। ये रिफ्रेश हो रहा है मेरे पास। देखिए dbo.student का मेरे पास एक टेबल आ गया। ठीक है, ये मेरे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ये मैंने क्या किया है, मैंने अभी DDL यूज करते हुए डेटा को डिफाइन किया है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वेयर आई हैव डिफाइन माय टेबल डेफिनेशन, कि मैं जो टेबल बना रही हूँ वो किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, ये मेरे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गई dbo.student। अगर मैं इसको भी एक्सपेंड करूँ तो इसमें ये मुझे बताएगा कि कॉलम्स क्या हैं। कॉलम्स में मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये मुझे 4 कॉलम्स बता देगा। देखिए कॉलम्स क्या क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट आईडी जो कि इंटीजर है, स्टूडेंट नेम, ये सारी चीजें मुझे, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने अपने डेटा का स्ट्रक्चर बताया है कि मैं जो टेबल बना रही हूँ उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये मेरे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है जहां मैंने अपने डेटा को डिफाइन किया है। ठीक है, वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेटा डेटा बन गया। देखा, जो हमने टेबल में जाके देखा था उसने मेटा डेटा बना दिया। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। Next type of language is data manipulation language. Data manipulation language is language for accessing and manipulating the data organized by the appropriate data model. DML also known as query language. अब हम इस पे query लगाएंगे। ठीक है, two classes of languages, procedural, non-procedural. User specifies what data is required and how to get those data.
नॉन प्रोसीजर यूजर स्पेसिफाइड व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डाटा। ठीक है, प्रोसीजर लैंग्वेज मींस कि आपको यूजर को ईच एंड एवरीथिंग बतानी पड़ेगी कि डाटा कब रिक्वायर्ड होगा, कैसे होगा, और हम उस डाटा का कैसे यूटिलाइज करेंगे। नॉन प्रोसीजर मींस कि हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ेगा यूजर को, बस सिर्फ और सिर्फ उसको ये बताना होगा कि उसको कौन सा डाटा चाहिए, मतलब सिर्फ जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कह रहे हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल से नॉन प्रोसीजर में काम हो जाएगा, जबकि प्रोसीजर में यूजर को जाके स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा कि कैसे ओपन करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट क्यूरी लैंग्वेज इज एसक्यूएल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा अपने एसक्यूएल पे जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, कोई इंसर्ट नहीं किया। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके देख लेती हूँ। सिलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब होता है ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो मेरे पास टेबल है विच इज स्टूडेंट। ठीक है, मैं ये देखें स्टूडेंट का नाम है, मुझे खुद ही से शो कर रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया। देखें यहाँ पे इसने मुझे चारों कॉलम दिखा दिए, लेकिन क्योंकि अभी मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की, इसीलिए इसने मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखाई। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इंसर्ट करना शुरू करती हूँ वैल्यूज। इंसर्ट इनटू, अच्छा ये क्यूरीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। पेपर में इस तरीके से आएगा कि मैं आपसे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दूंगी कि ये स्ट्रक्चर बनाए, उसका जो है एसक्यूएल की रिलेटेड क्यूरीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जिस टेबल में मुझे इंसर्ट करना है उसका नेम, और फिर यहाँ हम लिखेंगे वैल्यूज। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर वो सारी वैल्यूज सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, वैल्यूज जो इंटीजर वैल्यू है वो तो ऐसी जाएगी 1, कॉमा जो वारचार वाली वैल्यू है कैरेक्टर, कैरेक्टर को हम सिंगल कोड में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज मैं स्टूडेंट नेम कह रही हूँ अली। ठीक है, फर्स्ट डाटा। फिर थर्ड, थर्ड वाला क्या है, डिग्री प्रोग्राम, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम लेट सपोज मैंने कह दिया कि BScs, और CGPA मैंने कह दी 3.78। ठीक है, ये मैंने अभी वैल्यू सिर्फ ये क्यूरी लिखी है। अब मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करूंगी और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी। देखिए इसने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी, 1 रॉ इफेक्टेड, यानी कि एक रॉ इफेक्ट हुई है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। अब मैं जाके देखूंगी कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया या नहीं, तो मैं इसको करूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट से तमाम चीजें सिलेक्ट करके लाओ। सिलेक्ट का मतलब है अब हम क्या करें, हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो डेटा हमने डिफाइन किया था, मैंने वैल्यूज इंसर्ट की, अब उसके बाद मैं उस डेटा को मैनिपुलेट कर रही हूँ। मैनिपुलेट मींस उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए वो जो एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि हमने नंबर लिया था इंट, सो इंटीजर जो है वो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो हम इसको राउंड में ही लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्ड, अच्छा एट अ टाइम आप मल्टीपल रॉज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल बी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्योंकि हमने अभी यूनिक का आइडेंटिफायर नहीं लगाया, हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, इसलिए हम सेम रिकॉर्ड दोबारा से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर देती हूँ अब्बास BSERP। ठीक है, CGP हम कर देते हैं 4। इसी तरह नेक्स्ट रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं 3, इसको हम कर देते हैं, क्या नाम दे, रिदा कर देते हैं, डिग्री प्रोग्राम BScs CGPA 4। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड है 4, नाम हम इसमें दे देते हैं मान, और BScs डिग्री। ठीक है, अब मैंने ये 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। फर्स्ट ऑलरेडी इंसर्ट हुआ, मैंने इन तीनों रिकॉर्ड, तीनों क्यूरीज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, 1 बाय 1 हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखें रॉ इफेक्ट होती है, ये सारी एंट्री होती चली गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ये सारे रिकॉर्ड मुझे शो करके बता रहे हैं कि फर्स्ट रिकॉर्ड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है।
ठीक है, फिर अब मैंने इस पे क्या करना है, मैंने अब डिफरेंट क्यूरीज लगानी है। ठीक है, सिलेक्ट, अब ये सिलेक्ट ऑल क्या कर रहा है, ये सारे कॉलम दिखा रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ नेम दिखाए। ठीक है, अब मैं नेम दिखाने के लिए क्या क्या करूंगी, मैं वो स्टैटिक कह रहा है ऑल, ऑल का मतलब है तमाम चीजें दिखाओ, लेकिन अगर मुझे कोई एक कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट एसटीडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट नेम दिखाओ। तो वो स्टूडेंट आईडी और डिग्री प्रोग्राम और सीजीपीए हटा देगा और सिर्फ स्टूडेंट नेम दिखाएगा तमाम। अगर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम दिखाओ, तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, डिग्री, दो जो जो कॉलम्स आपको चाहिए आप सिर्फ उन कॉलम्स के नेम देखेंगे और स्टैटिक हटा देंगे। तो देखें स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम यूज कर रहा है। ठीक है, हम दोबारा करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जीक्यूट, तमाम चीजें आ गई। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करो, वेयर, अब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालना चाह रही हूँ कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो, वेयर सीजीपीए इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने डाटा को मजीद मैनिपुलेट कर दिया। अब मैं अब अपने डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसने सिर्फ डिग्री प्रोग्राम मुझे उन दो स्टूडेंट्स की दिखाई जिनकी सीजीपीए 4 है। अगर मैं कहूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो इन दोनों स्टूडेंट्स का, तमाम स्टूडेंट्स का डाटा लाएगा जिनकी सीजीपीए 4 है। ठीक है, इसने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने कहा तमाम डिटेल्स ले आओ, तमाम कॉलम्स स्टूडेंट के टेबल से जहां सीजीपीए 4 है। तो वो जिन स्टूडेंट की सीजीपीए 4 थी सिर्फ उनका तमाम रिकॉर्ड ले आए। अगर मैं कहूंगी कि सिर्फ ऑल मत लाओ, सिर्फ स्टूडेंट आईडी ले आओ, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी ले आएगा जिनकी सीजीपीए 4 है। ठीक है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी। तो ये दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैं अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रही हूँ। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जी, वन बाय वन हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और पेपर में मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि लेट सपोज हमारे पास टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें ये रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे स्ट्रक्चर बना दें और उस पर मैंने ये क्यूरीज देनी है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं जिनका डिग्री प्रोग्राम BSERP है, तो उसके लिए आप क्या क्यूरी लिखेंगे। इस तरीके की मैं कुछ इंग्लिश में सेंटेंस दूंगी और उसके रिलेटेड फिर आपने क्यूरीज बतानी होंगी कि इसके लिए हम ये क्यूरी राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, दोबारा हम अपने स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में हमारे पास क्यूरी किस तरीके से यूज होती है, वी हैव क्यूरी ऑफ सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट की स्टेटमेंट के थ्रू चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नहीं नहीं, एसक्यूएल पे नहीं करना होगा, आपको पेपर पे करके बताना होगा। बस सिर्फ आप इन क्यूरीज को आप समझ लें कि किस काम के लिए कौन सी क्यूरी यूज होती है, टेबल क्रिएट कैसे होता है, इंसर्शन कैसे होती है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरीज में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो चीजें फिर क्यूरी आपको लिखनी होंगी, लेकिन एसक्यूएल सर्वर पे चलाना जरूरी नहीं है।
ठीक है, सो हु आर द यूजर्स ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन से होंगे? यूजर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द वे दे एक्सपेक्ट टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जिस तरीके से यूजर सिस्टम को यूज करेंगे उसी तरीके से यूजर की क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स एसोसिएटेड विद डेटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इंटरेक्ट विद सिस्टम थ्रू डीएमएल कॉल्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो होंगे जो डीएमएल की कॉल करेंगे। ठीक है, जो डेटा मैनिपुलेशन कर रहे होंगे, मींस डेटा बना हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है, टेबल्स बने हुए हैं, वो उनको डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें, सिलेक्ट दिस, डू दिस, अपडेट दिस, मींस डेटाबेस बना हुआ है, टेबल्स भी बने हुए हैं, वो सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो यूजर्स होंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कौन होंगे? फॉर्म रिक्वेस्ट इन अ डेटाबेस क्यूरीज। स्पेशलाइज्ड यूजर्स कौन होंगे? राइट स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशंस दैट डू नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स वो होंगे जो कि डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने डेटाबेस क्रिएट की, उसमें टेबल बनाया, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स का टास्क है। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो जो डीएमएल यूज करेंगे। स्पेशलाइज्ड यूजर्स वो होंगे जो उस डेटाबेस को इंटीग्रेट करने के लिए एक्स्ट्रा कोड लिखेंगे। यानी कि लेट सपोज हमने डेटाबेस को अपने विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो विजुअल स्टूडियो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। उन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा सो दैट कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कर सकें। तो ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड यूजर्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेव यूजर्स। नेव यूजर्स कौन से होंगे? जैसे आप अभी इसको यूज कर रहे हैं, जैसे जस्ट व्यू करने के लिए, पीपल एक्सेसिंग डेटाबेस ओवर द वेब, बैंक टेलर्स, क्लरिकल स्टाफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे हम कीट एलएमएस यूज कर रहे हैं, अब कीट एलएमएस पे हम सिर्फ ऑप्शन क्लिक करते हैं, वो हमें डिटेल ला के दे देता है डेटाबेस से। तो हम इस केस में नेव यूजर्स हैं जिसको हम जो है एक्चुअल डेटाबेस की काम नहीं पता। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? ओवरऑल डेटाबेस की एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। The database administrator has a good understanding of the enterprise information resources and needs. Database administrator हमेशा वो बंदा होना चाहिए जिसको ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट का पता हो। ठीक है, कौन कौन है, किस तरीके से काम है, मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें जिस पर्सन को पता हो वही एक अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, जिसको डेटाबेस का भी आइडिया हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटीज इंक्लूड स्कीमा डेफिनेशन। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? स्कीमा डेफिनेशन, ये जैसे मैंने अभी आपको स्कीमा डिफाइन करके बताया कि टेबल्स क्या क्या बनेंगे, कोई नई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो उसके लिए टेबल्स कौन कौन से होने चाहिए, उसका स्कीमा कैसे बनेगा। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन, कहाँ पे स्टोर करना है। स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, अगर कुछ चेंजेस करने हैं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में तो वो भी कर सके। ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस, ये बता सके कि उस डेटाबेस तक कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर कोई एक्सेस कर सकता है तो जस्ट कैन व्यू कर सकता है या उन चीजों को अपडेट भी कर सकता है। स्पेसिफाइंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मींस सिक्योरिटी किस तरीके से लगानी है। अगर एक स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए, सिस्टम एक ही है। जैसे अब कीट एलएमएस में जब आप लॉगिन करेंगे और जब मैं लॉगिन करूंगी तो टोटली चेंज इंटरफेस होगा, आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, मुझे कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से बात करें तो उनको फुल एक्सेस होगा। तो ये सारी चीजें कौन डिफाइन कर रहा होता है? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर के रोल को कहाँ तक डिफाइन करना है। कीट एलएमएस है, आप भी लॉगिन कर रहे हैं, मैं भी लॉगिन कर रही हूँ, आप भी रजिस्टर्ड यूजर है, मैं भी रजिस्टर्ड यूजर हूँ, लेकिन लॉगिन करने के बाद आपके पास एक टोटल अलग इंटरफेस होगा, मेरे पास एक अलग इंटरफेस होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसने किया है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि कौन कब कैसे एक्सेस कर सकता है। एक्टिंग एज लाइजन विद यूजर्स। ठीक है, कैसे काम कर रहा होगा? एज अ लाइजन विद यूजर्स, कि यूजर्स को लाइसेंस किस तरीके से देना है, यूजर्स को इंटीग्रेट कैसे करवाना है, एज अ मेन पर्सन, एज अ मेन रिसोर्स, सेंटर ऑफ रिसोर्स, जिसके थ्रू यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं डेटाबेस से। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स। ओवरऑल डाटा की परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, डेटाबेस कैसे काम कर रहा है, कोई फेलियर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही,
और रिस्पॉन्ड करेगा चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, और अगर रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हैं तो वो भी कौन कर रहा होगा, आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो दीज ऑल आर द टास्क ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। लाइजन मीन्स सेंटर पर्सन या फोकल पर्सन, जिससे यूजर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जो यूजर को इंटरेक्ट करवाएगा आपके डेटाबेस सिस्टम से। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट मीन्स कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कोई पावर फेलियर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो ट्रांजेक्शन का क्या स्टेट्स होगा। ठीक है, या तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाए 100%, या तो कुछ भी कंप्लीट ना हो, मीन्स कोई पार्शियल स्टेट ना हो। Our transaction is a collection of operations that perform a single logical function in a database application. ठीक है, मीनवाइल मैंने एक ट्रांजेक्शन की, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि सिलेक्ट मुझे करके दे वो रिकॉर्ड जिनकी CGPA 4 है। अब मैंने जैसी क्यूरी चलाई, एग्जीक्यूट हो रही थी, रिजल्ट आने से पहले लाइट चली गई। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो जानी चाहिए टेबल में, या तो नहीं होनी चाहिए। कोई पार्शियल स्टेट ना हो, ऐसा ना हो कि 5 में से 3 कॉलम्स अपडेट हो गए और 2 रह गए हो। तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या है कि आपकी या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली फुलफिल हो जाए या ना हो, इन बिटवीन कोई पार्शियल स्टेट ना हो। Concurrency control manager controls the interaction among the concurrent transactions to ensure the concurrency of the databases, so that आपके database में concurrency आ सके। Concurrency means same application। अगर लेट सपोज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त एक आइटम है, एक प्रोडक्ट है, उसकी स्टॉक में अभी क्वांटिटी 10 है। लेट सपोज मैंने एज अ यूजर उसकी 3 क्वांटिटी अपने पास ऐड कर दी, तो उसी वक्त विद इन अ सेम टाइम बाकी यूजर्स को वो 7 व्यू होनी चाहिए, ना कि 10। जैसे ही मैंने उसको एड टू कार्ट किया, 3 क्वांटिटी, वो 10 माइनस 3 7, उसी वक्त बाकी तमाम जो एक्टिव यूजर्स हैं उनको वो 7 शो होनी चाहिए, रिफ्रेश बटन प्रेस किए बगैर। तो दैट इज कंकरेंसी, कि अब आपने कोई चीज अपडेट की, उसी वक्त कंकरेंटली फौरन ही वो चीज तमाम सिस्टम में अपडेट हो गई। Storage manager. Storage manager is a program module that provides the interface between the low-level data stored in the database and the application programs and queries submitted to the system. अच्छा, होता क्या है कि डेटा हमारे पास फिजिकली सर्वर पे स्टोर होता है, और हम किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम जब कीट LMS एक्सेस कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहे, हम बीच में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो डेटा हमें सिर्फ शो करके दिखा रहे हैं, हम उस डेटा को चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, द स्टोरेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द फॉलोइंग टास्क: इंटरेक्शन विद द फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर से इंटरेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से डेटा से कनेक्ट करवाना है डेटाबेस से, एफिशिएंट स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा, और जो भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो फॉरन फॉरन डेटाबेस में स्टोर हो। डेटा को व्यू करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से, वो फॉरन डेटा फेच करके लाए डेटाबेस से, और अगर डेटा में कुछ अपडेशन करनी चाह रहे हैं तो वो फॉरन डेटा को अपडेट कर दे। ठीक है, दैट इज द ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। देखेंगे ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नेव यूजर्स हैं, एजेंट्स हैं, वेब यूजर्स हैं, जो कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। जैसे हम अपनी बात करें कि कोई भी हमने वेब एप्लीकेशन यूज कर ली, ठीक है, हमारे पास क्या चीज शो होगी, एप्लीकेशन इंटरफेस, यानी कि यूजर इंटरफेस। जैसे हम एटीएम में गए, एटीएम में कोई ट्रांजेक्शन करनी है, मैंने अपना कार्ड इंसर्ट किया, तो मुझे क्या करेगा, मुझे बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट तो करेगा, लेकिन मुझे क्या चीज नजर आ रही है, थ्रू दैट यूजर इंटरफेस, जिससे वो मेरी पिन पूछेगा एटीएम की। ठीक है, फिर जो मैंने चीज इंफॉर्मेशन दी वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर क्या करेगा, उस क्यूरी को जो मैंने चीज इंटरफेस के थ्रू दी है उसको अपने सिस्टम में चलाएगा। कैसे चलाएगा, कंपाइलर एंड लिंकर होंगे, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन मैंने दी उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, उसमें से क्यूरीज निकालेगा कि डीएमएल क्यूरीज क्या हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन होगा जो उस क्यूरी को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा।
फिर यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज मैनेजर है। स्टोरेज मैनेजर क्या करेगा, बफर और फाइल मैनेजर में वो चीजें स्टोर करेगा। ऑथोराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर चेक करेगा कि वो जो पर्सन ने क्यूरी चलाई है वो ऑथोराइज यूजर है भी, वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैनेजर होगा, वो जो ट्रांजेक्शन के स्टेट को चेक करेगा कि ट्रांजेक्शन कंप्लीटली हमारे डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास फिजिकल स्टोरेज, जिस डिस्क पे, जिस एक्चुअल सर्वर पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, जिसमें हमारे पास डाटा है, एक्चुअल डाटा, वो बफर मैनेजर में जाएगा, फिर यहाँ से क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन में जाएगा, और फिर यहाँ से आगे फिर कस्टमर को व्यू हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास डिस्क स्टोरेज में क्या क्या चीजें होंगी। डिस्क स्टोरेज में हमारे पास होंगी डाटा इटसेल्फ, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा, वो जो हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, उस वैल्यू डाटा, डाटा डिक्शनरी, मतलब ये सारी चीजें हमारे पास फिजिकली, इंडेक्सेस, वो जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, वो सारी चीजें। तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सारा काम बैक एंड पे हो रहा होगा और हमें पता भी नहीं होगा। हम समझ रहे हैं सिर्फ एक बटन क्लिक करने पे इंफॉर्मेशन आ रही है। बटन क्लिक करने पे बैक एंड पे ये मैनेजर्स हमारे पास डेटाबेस के चल रहे हैं। क्यूरी प्रोसेसर उसको क्यूरी को प्रोसेस करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा, स्टोरेज मैनेजर उसको मेमोरी में स्टोर करेगा कि कहाँ रख के क्यूरी चलानी है, और लास्ट में हमारे पास डिस्क स्टोरेज जो फिजिकल स्टोरेज है, वो उस डाटा को प्रोसेस करके फिर आगे रिप्लाई करेगी। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, अभी 3 मिनट है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स अगर हैं तो वो क्या करेंगे, वो यूज नहीं करेंगे, वो राइट करेंगे क्यूरीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेंगे, अगेन वो इसी प्रोसेसर से लिंक होगा। फिर हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूजर होंगे जो यूज करेंगे आपके डेटाबेस को। क्यूरी टूल्स यूटिलाइज करेंगे कि हमने और कौन कौन सी क्यूरीज को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स मीन जो नए प्रोग्राम्स राइट कर रहे हैं आपके डेटाबेस में, वो क्यूरी टूल्स यूज करेंगे, डीएमएल क्यूरीज में ट्रांसफॉर्म होगा, और उसके बाद फिर यही काम सारा परफॉर्म होगा। इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विल यूज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होंगे कि डेटाबेस में को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है। नहीं, इसके बाद एक मीटिंग और होगी। क्लास तो हमारी 3 बजे एंड हो रही है ना, जबकि मैं ऑलरेडी आपको 20 मिनट्स का ब्रेक भी दे चुकी हूँ। तो इस मीटिंग के बाद एक मीटिंग और होगी, लास्ट मीटिंग। ठीक है, फिर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ही विल परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, डीडीएल। यहाँ पे हमारे पास डाटा डेफिनेशन इंटरप्रेटर होगा जो डीडीएल चलाएगा। देखिए, डीडीएल सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को रूल है, जो उस डेटाबेस को मॉनिटर कर रहा है। बाकी सब लोग डीएमएल की क्यूरीज चला सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है। एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसको हम 2 टायर आर्किटेक्चर कह रहे हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट मींस यूजर, जो आपकी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेगा, और एप्लीकेशन थ्रू नेटवर्क आपके डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट होगी जो सर्वर पे पड़ा है। दैट इज 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर मींस वी हैव 2 वे, क्लाइंट एंड सर्वर। and now we have 3 tier architecture। 3 tier architecture क्या होगा हमारे पास, user will communicate through application client, application client through network application server से communicate करेगा, और application server आपके database system से। means एक layer और आ गई आपके पास। आपने इस application को 2 layers में divide कर दिया, application client and application server। एक level of security आपने और add कर दी। जितनी भी web based applications हैं वो इस middleware पे base होती हैं। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन विदाउट एनी डिले।